हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। यहाँ पर हम आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की डेट है 10 मई 2022 एंड चलिए अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल अभी आप लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए भारती फाउंडेशन में आज ही अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। हमारा एड्रेस है ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है 9175057465 और 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस एडमिशन भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हर एक आर्टिकल से पहले आपको उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपके लिए पहले आर्टिकल का पहला सवाल है, अभी रिसेंटली ही 2022 का ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस रिलीज हुआ है। तो इस रिपोर्ट को इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, बी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, सी फसाई एंड डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये जो हमारा आर्टिकल है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के रिगार्डिंग है। रिसेंटली ही ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा 2022 का ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस पब्लिश किया है, रिलीज किया है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब फूड की इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, फूड लोगों को कम पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इस रिपोर्ट को ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अभी हम ये देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट ऐसे कंट्रीज़ के ऊपर या टेरिटरीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है जहाँ पर फूड क्राइसिस की मैग्नीट्यूड एंड सीवियरिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। ये फूड क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उन कंट्रीज़ में जितने लोकल रिसोर्सेस या फूड अवेलेबल है वो भी इस फूड क्राइसिस को टैकल नहीं कर पा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि ये जो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है वो कितने लोगों के द्वारा फेस की जा रही है, मतलब कितने लोगों को अभी खाना नहीं मिल रहा है। बेसिकली 53 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में ऑलमोस्ट 193 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2021 में एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी या फिर इस फूड इनसिक्योरिटी के वर्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस किया है। ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। कैन यू इमेजिन 193 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी आप में से फूड वेस्ट करता है ना, तो फूड वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचिए कि किसी को खाना नहीं मिल रहा है और मैं फूड वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा 2020 के कंपेयर में अगर हम 2021 में देखें तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्सन हो गई है, क्योंकि 2020 में जितने लोगों के द्वारा इस फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया गया उसमें से 40 मिलियन ज़्यादा लोगों के द्वारा 2021 में फूड इनसिक्योरिटी को महसूस किया गया है, एक्सपीरियंस किया गया है। बेसिकली 2020 में जितने लोग फूड इनसिक्योरिटी से ग्रस्त थे उसमें 40 मिलियन और लोगों की ऐड हो गई है। अभी हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग फूड इनसिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इथियोपिया या फिर जो सदर्न मेडागास्कर है, साउथ सूडान है या यमन है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 लाख लोगों ने एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी की सीवियर फेज को एक्सपीरियंस किया है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। चलिए देख लेते हैं एक बारी मैप पर कि ये कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पर आती है। तो स्पेसिफिकली सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ है और यमन एक है जो गल्फ कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इथियोपिया है, ठीक है, इसके बाद ये मेडागास्कर है, इसके अलावा ये साउथ सूडान है, ठीक है, और ये रहा हमारा यमन जो गल्फ कंट्री में आता है। तो बाकी की जो 3 कंट्रीज़ थी इथियोपिया, मेडागास्कर एंड साउथ सूडान, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, याद रखना। अगर आपको पता नहीं है कि ये लोग कैसे सर्वाइव करें तो एक बार मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ कि स्पेसिफिकली मेडागास्कर के लोग इस फूड इनसिक्योरिटी में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं।
चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मड से यानी कि कीचड़ से इस तरीके के बिस्किट्स बना रहे हैं। एक्चुअली कीचड़ में थोड़ा बहुत हनी या फिर गुड़ मिलाया जाता है ताकि वो मीठे बन सके, और इस तरीके के बिस्किट्स बनाए जाते हैं और फिर वो बच्चों को वगैरह खिलाए जाते हैं। हालांकि इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा 0 होती है, लेकिन बस पेट भरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो ग्लोबल लेवल पर इतनी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है उसके पीछे के रीजंस क्या क्या है। तो टोटल 3 रीजंस बताए जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन है कॉन्फ्लिक्ट। देखिए आप अभी देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में आपस में ही कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे कि रशिया एंड यूक्रेन का ही एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस तरीके के कन्फ्लिक्ट की वजह से ऑलमोस्ट 24 कंट्रीज़ में 139 मिलियन लोग फूड इनसिक्योरिटी में ढकेले गए हैं। इसके अलावा दूसरा रीज़न बताया जा रहा है वेदर एक्सट्रीम्स। जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट नहीं होते, जैसे कि सडनली साइक्लोन आता है, अभी हीट वेव्स आ रही है, इस तरीके के इवेंट। तो इस वजह से 8 कंट्रीज़ में 23 मिलियन लोग जो है एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। एंड तीसरा रीज़न जो बताया जा रहा है वो इकोनॉमिक शॉक्स बताया जा रहा है। स्पेसिफिकली अभी कोविड-19 की वजह से हम देख सकते हैं 2020-21 में बहुत हद तक इकोनॉमिक शॉक्स आए थे, बहुत लोगों की जॉब वगैरह चली गई थी। तो इस वजह से 21 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ में ऑलमोस्ट 30 मिलियन पीपल जो है वो फूड इनसिक्योरिटी में ढकेले गए हैं। तो ये 3 मेन रीजन्स बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी को टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सजेशंस हम दे सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए फूड क्राइसिस आने से पहले ही उसके जो रूट कॉजेस है उनको टैकल करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फूड क्राइसिस आ गया उसके बाद में देखेंगे क्या सॉल्यूशन निकाला जाएगा, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो फूड क्राइसिस क्यों हो रहा है उसके रीजंस को अगर हम पहले से समझ लेंगे, उसके रूट कॉजेस को अगर पहले से समझ लेंगे तो फूड क्राइसिस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये करनी चाहिए कि जितने भी स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर फार्मर्स वगैरह हैं तो उनको इस तरीके के क्राइसिस से निपटने के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली उन्हें फ्रंट लाइन पर खड़ा करना चाहिए ताकि वो इस तरीके के क्राइसिस में ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस दे सकें। क्योंकि स्पेसिफिकली इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया में भी फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। एंड इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं उसमें से 78% फार्मर जो है स्मॉल लैंड होल्डर्स है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन है, राइट। तो ये जो फार्मर्स होते हैं उनको मार्केट में उसके क्रॉप का सही दाम नहीं मिलता। तो ये स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, सिर्फ अपने फैमिली के लिए ही फूड ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो इस वजह से वो बाकी लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये जो स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि उनका आंकड़ा ज़्यादा है, ताकि वो मार्केट में अपने फूड ग्रेन्स को अच्छे दामों में बेच सके और उस फार्मर को भी फ़ायदा हो एंड हम फूड क्राइसिस से भी निपट जाए। तो चलिए अभी ये फर्स्ट आर्टिकल हो गया, अभी हम सेकेंड आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड आर्टिकल का सेकेंड सवाल है आपके लिए, राखीगढ़ी ये जो हड़प्पन साइट है वो इनमें से कौन से स्टेट में लोकेटेड है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन से ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान एंड डी मध्य प्रदेश। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये जो आर्टिकल है राखीगढ़ी के बारे में ही है। एक्चुअली राखीगढ़ी के इस हड़प्पन साइट में अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जीबिशंस किए जा रहे हैं। एग्जीबिशन का मतलब होता है खुदाई करना, ताकि वहाँ पर कुछ हमें इंसिडेंट या फिर कुछ प्रूफ मिल जाए कि वहाँ पर हड़प्पन सिटी थी, ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि ये जो राखीगढ़ी है कहाँ पर है। तो ये हरियाणा में स्थित है, क्लियरली आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पर ये इस तरीके के ब्राउन कलर के डॉट है वहाँ पर हड़प्पन साइट्स हुआ करती थी। तो यहाँ पर आप राजस्थान में कालीबंगम देख सकते हैं, इसके बाद गुजरात में आप धोलावीरा एंड लोथल भी देख सकते हैं, इसके बाद पाकिस्तान में आप मोहनजोदारो वगैरह देख सकते हैं। तो स्पेसिफिकली कौन सी हड़प्पन साइट कौन से स्टेट में थी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राखीगढ़ी कहाँ पर थी, हरियाणा में थी, ठीक है। चलिए अभी इसके रिगार्डिंग ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जो राखीगढ़ी की हड़प्पन साइट है वो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। एंड अब तक इंडियन सब कंटिनेंट में जितनी भी हड़प्पन साइट्स पाई गई है उसमें से राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये साइट एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, तो जो सीजनल घाघर रिवर है वहाँ से 27 किलोमीटर दूर सरस्वती रिवर प्लेन में ये हड़प्पन साइट लोकेटेड है, ठीक है। तो कौन से रिवर प्लेन में ये राखीगढ़ी की हड़प्पन साइट लोकेटेड है, सरस्वती रिवर प्लेन में। इसके अलावा ये जो राखीगढ़ी है यहाँ पर
सारी एग्जीबिशंस की जा रही है और देखा जा रहा है कि यहाँ पर हड़प्पन साइट की बिगनिंग कैसे हुई थी एंड बिगनिंग के बाद ऑलमोस्ट 6000 BCE से लेके 2500 BCE तक इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब किस तरीके से ग्रेजुअली ये चेंज हो गई, ये सारी चीज़ें इस एग्जीबिशन में देखी जा रही है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि अभी ऑनगोइंग जो एग्जीबिशन चल रहा है, अभी जो रिसेंट खुदाई चल रही है उसमें क्या क्या पाया गया है। तो उसमें सबसे पहले कुछ हाउसेस पाए गए हैं, हाउसेस के स्ट्रक्चर पाए गए हैं, लेन्स एंड ड्रेनेज सिस्टम के स्ट्रक्चर पाए गए हैं और ऐसा भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर शायद ज्वेलरी मेकिंग का यूनिट हुआ करता था। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर एंड गोल्ड ज्वेलरी के कुछ पीसेस मिले हैं, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है या अंदाज लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ज्वेलरी मेकिंग का यूनिट शायद हुआ करता था। थाउजेंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स एंड सील्स के अलावा यहाँ पर टेराकोटा टॉयज भी पाई गई हैं। ऑब्वियसली हड़प्पन साइट्स में बहुत सारी जगह पर टेराकोटा के टॉयज हुआ करते थे, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पर स्टीयरटाइट सील्स भी पाए गए हैं, प्लस कुछ टेराकोटा के अनबेक्ड सीलिंग भी पाई गई है जिसमें एलिफेंट्स एंड हड़प्पन स्क्रिप्ट देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जीबिशन में ये सारी चीज़ें पाई गई है। चलिए, तो ये हमारा सेकेंड आर्टिकल हो गया। अभी थर्ड आर्टिकल की ओर चलते हैं। थर्ड आर्टिकल का थर्ड सवाल है आपके लिए, इंडियन पैंगोलिन की आयुसीन कैटेगरी क्या है वो आपको मुझे बताना है। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट PSUs में या UPSC में वगैरह जो भी हमारे एनिमल्स वगैरह न्यूज़ में होती है उनकी आयुसीन कैटेगरी पूछी जाती है, राइट। तो पता होना चाहिए। तो इंडियन पैंगोलिन की आयुसीन कैटेगरी क्या है वो बताइए। आपके लिए ऑप्शन है A एंडेंजर्ड, B क्रिटिकली एंडेंजर्ड, C वल्नरेबल एंड D लीस्ट कंसर्न। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये जो आर्टिकल है पैंगोलिन की रिगार्डिंग है। तो अभी रिसेंटली हमारे रैंथमबोर टाइगर रिजर्व से एक पैंगोलिन को रेस्क्यू किया गया है जिस वजह से आर्टिकल न्यूज़ में है। यहाँ पर आप पैंगोलिन की इमेज देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि रैंथमबोर टाइगर रिजर्व अगर न्यूज़ में है तो ये एग्जैक्टली कौन से स्टेट में है, किसी को पता है, याद है? तो रैंथमबोर टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में लोकेटेड है, याद रखना। तो यहाँ से ही इस पैंगोलिन को रेस्क्यू किया गया है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ये पैंगोलिन एग्जैक्टली कहाँ क्या होता है, किस तरीके का प्राणी होता है और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में पैंगोलिन की टोटल 8 स्पीसीज देखने को मिलती है। कितनी स्पीसीज? 8 स्पीसीज। और इसमें से 2 स्पीसीज आपको इंडिया में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में कितनी है और इंडिया में कितनी पाई जाती है। तो पूरे वर्ल्ड में पैंगोलिन की 8 स्पीसीज पाई जाती है एंड उसमें से इंडिया में 2 स्पीसीज पाई जाती है। अब इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? तो एक तो है इंडियन पैंगोलिन जिसका साइंटिफिक नेम है मैनिस क्रैसिकाउडाटा एंड दूसरा है चाइनीज पैंगोलिन जिसका साइंटिफिक नेम है मानिस पेंटाडैक्टिला। ठीक है, तो ये 2 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। अब ये जो पैंगोलिन्स होते हैं वो स्केली एंट ईटर मैमल्स होते हैं। स्केली मतलब इस तरीके के ये स्केल्स उनके बॉडी पर होते हैं और वो एंट ईटर होते हैं, एंट्स को खाकर वो जीते हैं। इसके अलावा उनकी ये जो बॉडी होती है उसमें लार्ज एंड प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स देखने को मिलते हैं जो उनके पूरे बॉडी पर होते हैं। तो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो पैंगोलिन्स की स्केल है वो किससे बने हैं? तो ये प्रोटेक्टिव केराटिन से बने, केराटिन होता है इसमें, ठीक है। एंड ये जो पैंगोलिन्स हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर इकलौते ऐसे मैमल्स हैं जिनमें आपको इस तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं कि वो एंट ईटर है, उनमें केराटिन स्केल्स है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ओनली ऐसे मैमल्स हैं जिनमें ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्टिवोर पैंगोलिन्स होते हैं, जो इंसेक्ट खाकर जीते हैं, तो वो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब वो रात के समय में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनकी डाइट में आपको मेनली एंट्स एंड टर्माइट्स ही देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अभी ये देख लेते हैं कि इनकी हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है। तो अगर हम इंडियन पैंगोलिन की बात करें स्पेसिफिकली तो ये अराइड रीजन, हाई हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन छोड़कर बाकी के इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड अगर हम चाइनीज पैंगोलिन की बात करें तो ये ईस्टर्न नेपाल के हिमालयन फुट हिल्स में, भूटान में, नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में एंड सदर्न चाइना में वगैरह पाए जाते हैं। तो दोनों स्पीसीज के हैबिटेट में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। कौन सा पैंगोलिन की स्पीसीज कहाँ पर पाई जाती है वो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो इंडियन पैंगोलिन एंड चाइनीज पैंगोलिन है उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो दोनों स्पीसीज पाई जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंडियन पैंगोलिन कौन सा है और चाइनीज पैंगोलिन कौन सा है? तो देखिए एक्चुअली इंडियन पैंगोलिन जो होता है वो लार्ज एंट ईटर होता है और इसके बैक पर जो स्केल्स होती है उसमें आपको 11 से लेके 13 रोज देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, इस तरीके से 11 से लेके 13 रोज पाए जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली इंडियन पैंगोलिन की जो टेल होती है उसके लोअर साइड में आपको टर्मिनल स्केल देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो टेल है इसके लोअर साइड में आपको
एक टर्मिनल स्केल देखने को मिलता है जो चाइनीज पेंगोलिन में नहीं होता। तो यही स्पेसिफिक डिफरेंस है जिसके थ्रू आप इंडियन एंड चाइनीज पेंगोलिन को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके स्टेटस की बात करें या फिर इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो हमारा 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके शेड्यूल 1 में इसको कैटेगराइज किया गया है। एंड IUCN की अगर हम बात करें तो इंडियन पेंगोलिन को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है एंड जो चाइनीज पेंगोलिन है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इन दोनों स्पीसीज को रखा गया है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिकली IUCN के बारे में ज्यादा पूछा जाता है तो IUCN कैटेगरीज याद रखना। इंडियन पेंगोलिन को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया एंड चाइनीज पेंगोलिन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड आर्टिकल हो गया। इसके बाद अभी हमारा लास्ट वाला आर्टिकल है। अभी रिसेंटली ये आपको पता होगा आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के यहाँ पर साइक्लोन असानी आया है, मतलब स्पेसिफिकली बे ऑफ बंगाल के रीजन में साइक्लोन आया है जिसको असानी नाम दिया गया है, राइट। तो ये जो आसानी नाम दिया गया है वो इनमें से कौन से कंट्री के द्वारा दिया गया है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन से A इंडोनेशिया, B इंडिया, C बांग्लादेश एंड D श्रीलंका। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये जो आर्टिकल है साइक्लोन असानी के बारे में है। तो अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, प्रेडिक्शन करना मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है ये बताना। सो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि साइक्लोन असानी जो है वो बे ऑफ बंगाल रीजन में सीवियर साइक्लोन बन सकता है। सीवियर साइक्लोन मतलब इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन अभी आया है इसका नाम असानी, ये श्रीलंका के द्वारा रखा गया है, ये ज़रूर याद रखना। और आपको पता होना चाहिए श्रीलंका की लैंग्वेज कौन सी होती है, तो उनकी लैंग्वेज होती है सिन्हालीज। तो सिन्हालीज में ये जो असानी है इसको रैथ बोला जाता है, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग ये होता है। तो इस वजह से इन्होंने साइक्लोन असानी ये नाम रखा है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि देखिए 2022 का स्पेसिफिकली ये फर्स्ट साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल रीजन में आया है, लेकिन इससे पहले हमारी इंडिया को 2020-21 में बहुत सारे साइक्लोन्स के द्वारा हिट किया गया था। तो अगर हम मेजर साइक्लोन्स की बात करें तो इसमें ताउक्ते, यास, निसर्ग, अम्फन, ये सारे साइक्लोन्स आते हैं। तो ठीक है, सारी चीज़ें याद रखना और आसानी का ये पाथ भी आप देख सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले 2022 के ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के बारे में जान लिया। तो इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इसका आंसर आता है A ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो इसके बारे में हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन ली, कंट्रीज कौन कौन सी, ये सारी चीज़ें देख ली। इसके बाद हमने राखी गरी हरप्पन साइट के बारे में बात की थी। तो ये हरियाणा में आती है, ज़रूर याद रखिएगा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद यहाँ पर जो अभी रिसेंट एग्जीबिशंस हुए हैं उसमें क्या क्या पाया गया है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने इंडियन पेंगोलिन के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो इसके IUCN कैटेगरी क्या आती है, इंडेंजर्ड आती है। एंड चाइनीज़ पेंगोलिन की क्या आती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आती है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट में आर्टिकल डिस्कस किया था साइक्लोन असानी के बारे में। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। सो फाइनली ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। एंड इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।